हेलो लवली लेडीज, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय में जो आपका बेबी होता है वो चारों तरफ से एक पानी जैसे तरल पदार्थ से घिरा हुआ होता है। ये जो पानी होता है ये बच्चों को, आप चलती हैं, मूव करती हैं, उस दौरान ये झटकों से बचाता है, बच्चे को मूव करने के लिए एक अच्छा स्पेस प्रोवाइड कराता है, ग्रो करने के लिए एक अच्छा स्पेस प्रोवाइड कराता है। साथ ही ये जो पानी होता है ये बच्चे के चारों तरफ का जो तापमान है यानी कि टेम्परेचर है उसको भी एक लेवल पे बनाए रखता है, जो कि बच्चे के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा भी और बातें जो है इस लिक्विड को लेके, इसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। आप लोग आम भाषा में डॉक्टर्स को आपको समझाना होता है तो जनरली वो कहते हैं कि आपके पानी कम है या पानी ज्यादा है, इस टाइप की कुछ बात आपको बताई जाती है। ये जो पानी डॉक्टर्स कहते हैं ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड। आपके जो गर्भाशय में बेबी होता है वो एक थैली के अंदर होता है। उस थैली में ये जो फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ, ये उसमें ही भरा रहता है। इसको एमनियोटिक सैक कहा जाता है। तो इसके बारे में मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, जिसे आप देखना चाहें तो मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगी। उससे आपको थोड़ा डिटेल में पता चल जाएगा कि ये जो पानी है यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इसके बारे में आपको थोड़ी और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकती हैं। यहाँ आज के वीडियो में जो बात मुझे करनी है वो ये है कि अगर आपको आपके डॉक्टर्स ने बोला है कि पानी कम है तो इसके क्या मतलब हो सकते हैं और इसके क्या बेबी पे फर्क पड़ता है या मदर पे फर्क पड़ता है और ऐसा क्यों होता है। तो चलिए ये सब जानने के लिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेगनेंसी के दौरान जिस थैली में आपका बेबी है, अगर उसमें पानी कम है तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ये कोई बहुत कॉमन कंडीशन नहीं है, रेयर कंडीशन है, कम ही मिलती है। इसमें क्या होता है कि फुल टर्म पे अगर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी मात्रा 200 मिलीलीटर से भी अगर कम होती है तो उसको ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कहा जाता है। इसकी और डायग्नोसिस ऐसे बनती है कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड में जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट है वो डॉक्टर्स नापते हैं उसको, अगर वो 2 सेंटीमीटर से कम आता है या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है वो 5 सेंटीमीटर से कम होता है तो इसे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कैटेगरी में रखा जाता है। 5 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक अगर AFI है यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है तो इसे बॉर्डर लाइन ओलिगोहाइड्रोएमनियोस माना जाता है। अब अगर आप ये नहीं जानते कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में भी जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरा पहले से वीडियो है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। या तो आपको आई कार्ड में, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पे मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। तो अभी हम ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की बात कर रहे हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस जो होता है वो किन कंडीशंस में होता है, क्यों होता है। कुछ कंडीशंस तो होती हैं जो आपके बेबी के साथ जुड़ी हुई होती हैं और कुछ कंडीशंस होती हैं जो मदर में मौजूद होती हैं जिसकी वजह से कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो अब हम सबसे पहले बेबी के साथ जुड़े हुए जो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ज्यादातर इस टाइप की कंडीशन ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की मिलती है, वो कौन से होते हैं। पहली कंडीशन जो होती है वो हो सकती है कि बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या बेबी की बॉडी जो है वो ठीक से बनी नहीं है, कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी बेबी में हो। उस कंडीशन में कई बार ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन साथ में जुड़ी हुई होती है। इसी में से एक जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी जो हो सकती है जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है वो है रीनल एजेनेसिस, यानी कि बच्चे की दोनों किडनी बनी ही नहीं होती है। अब देखिए, जो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये जो पानी होता है, ये बच्चा जो है इसको पीता भी रहता है, निगलता भी रहता है और यूरिन के थ्रू इसको निकालता भी रहता है। तो उस कंडीशन में एक सही मात्रा में जो एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल्स होते हैं वो बने रहते हैं। लेकिन अगर बच्चे की किडनी ठीक से नहीं बनी है तो उस कंडीशन में ये प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाता है। इसके बारे में डिटेल में जो मैंने आपको पिछला वीडियो आपको बताया था उसमें मैंने बता रखा है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा वो वीडियो देख के कि किस तरीके से ये एमनियोटिक फ्लूइड बनता है, कहाँ से पैदा होता है, कहाँ को जाता है। ये इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा है। इसके अलावा अगर बेबी का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ रुकावट है जिसकी वजह से कि बेबी का यूरिन आउटपुट ठीक से नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन मिल सकती है। अगला रीजन ये हो सकता है कि अगर जो मेम्ब्रेन है या जो थैली है जिसके अंदर पानी होता है वो
फट जाए या रप्चर हो जाए किसी कारण से और उसमें से जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो पानी है, वो लीक करने लग जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये जो सिचुएशन है कम पानी होने की, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की, ये डेवलप हो सकती है। अगला रीजन क्या हो सकता है कि अगर यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको कि लेने की वजह से ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगला कारण जो हो सकता है वो है IUGR, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। अगर बेबी की ग्रोथ वूम में प्रॉपरली नहीं हो रही है, उस कंडीशन में भी कई बार ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन साथ में जुड़ी हुई मिलती है। क्या रीजन जो हो सकता है वो है पोस्ट मेच्योरिटी, यानी कि आपका बेबी पूरी तरीके से मेच्योर हो गया है और आपकी जिस दिन डिलीवरी होनी चाहिए थी उससे भी आगे जो आपकी प्रेगनेंसी है वो प्रोग्रेस कर गई है, यानी कि इसको पोस्ट मेच्योरिटी कहा जाता है। उस कंडीशन में भी कई बार पानी जो है वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। ये तो कुछ कंडीशंस ऐसी हुई जो नॉर्मली बेबी के साथ और प्रेगनेंसी के साथ जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा मदर में, माँ में अगर हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, यानी कि मदर का ब्लड प्रेशर कुछ ज़्यादा ही रहता है, उस कंडीशन में भी ये जो पानी कम होने की शिकायत है ये डेवलप हो सकती है। इसके अलावा मदर में अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, यानी कि मदर के शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए, तो वहां पे बच्चे के लिए भी पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर मदर में डिहाइड्रेशन की वजह से पानी कम हुआ है, तो इस कंडीशन में मदर को खूब सारा पानी पीना चाहिए। उससे भी थोड़ा जो पानी बच्चे के चारों तरफ है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है, यानी कि कैसे पता चलता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम है। तो ऐसे में क्या होता है, जो यूट्रस का साइज होता है वो जितना आपका प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन हो गई होती है उसके हिसाब से जितना होना चाहिए उससे कम मिल रहा होता है। डॉक्टर्स आपको एग्जामिन करेंगे तो उनको पता चलेगा, या कई बार आपको और जो कोई एक्सपीरियंस्ड लेडीज हैं वो भी आपसे कहेंगी कि जितने दिन की प्रेगनेंसी है उसके हिसाब से पेट का साइज जो है वो कम लग रहा है। इसके अलावा दूसरा इंडिकेशन जो इसका हो सकता है वो ये है कि आपके गर्भ में जो फीटल मूवमेंट्स हैं, यानी कि बेबी के जितने मूवमेंट्स होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, उससे कम हो गए हैं। फीटल मूवमेंट्स जो बेबी के होते हैं और बेबी मूवमेंट्स या जो किक काउंट होती है बेबी की, उसको गिनना कितना ज़रूरी होता है और ये कैसे किया जाता है, इस पे एक वीडियो मेरा ऑलरेडी है, मैं लिंक आपको आई बटन में दे दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कितना बेबी का मूवमेंट होना चाहिए, कैसे पता चलता है कि बेबी का मूवमेंट कम हो रहा है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाके दिखाना होता है कि आपका बेबी कम मूव कर रहा है। इसी कंडीशन में मैल प्रेजेंटेशंस भी बहुत मिलती हैं। मैल प्रेजेंटेशन यानी कि बेबी का जो लाई होता है आपके गर्भाशय में वो सीधा होता है बेबी, और उसका सर जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है, क्योंकि यही नॉर्मल होता है कि बेबी का हेड नीचे की साइड होता है। जबकि अगर कोई मैल प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें जैसे कि बच्चा टेढ़ा हो आपके गर्भाशय में, या फिर बच्चा उल्टा होता है जिसको कहते हैं, यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन उसको कहते हैं, उसमें बच्चे का सर जो है वो ऊपर की तरफ होता है। तो कई बार ब्रीच प्रेजेंटेशन की कंडीशन में भी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन मिल सकती है। इसके अलावा इसकी जो डायग्नोसिस है वो अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट होता है वो 2 सेंटीमीटर से कम का होता है, या फिर AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है वो 5 सेंटीमीटर से कम का मिलता है। तो उस कंडीशन में डायग्नोसिस कंफर्म होती है कि यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन डेवलप हो गई है। हम बात कर लेते हैं कि अगर पानी कम है या ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन डेवलप हो गई है तो इस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, प्रेगनेंसी पे इसका क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम बेबी की बात कर लें कि बेबी पे इसका क्या असर पड़ता है। पहला रिस्क जो इसमें होता है वो अबॉर्शन का होता है। इस कंडीशन में अबॉर्शन का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। दूसरी चीज, क्योंकि इस कंडीशन में फ्लूइड नहीं होता है, पानी नहीं होता है चारों तरफ, तो बेबी फ्रीली मूव भी नहीं कर पाता है, और कई बार पानी कम होने की वजह से एमनियोटिक सैक में एडिशंस हो जाते हैं। एमनियोटिक सैक जगह जगह से एक दूसरे से चिपक सकता है, जिससे कि बेबी की बॉडी में डिफॉर्मिटी पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कि मदर में क्या इसके असर पड़ सकता है, ये चीज जो हो सकती है इसमें जो लेबर की ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है, तो मदर को ज्यादा परेशानी इसमें झेलनी पड़ती है। इनर्शिया की वजह से जो लेबर है वो अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि इस कंडीशन के साथ कई बार ब्रीच प्रेजेंटेशन भी जुड़ी हुई होती है, या और कोई मैल प्रेजेंटेशन जुड़ी हो सकती है, जैसे कि ट्रांसवर्स लाई या ओब्लिक लाई, यानी कि बच्चा टेढ़ा है अगर गर्भ में, तो उस कंडीशन में फिर नॉर्मल डिलीवरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वहां पे सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी करनी पड़ती है।
अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है। देखिए, अगर ये जो कंडीशन है, ये बेबी में किसी कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन की वजह से डेवलप हुई है, तो ये डॉक्टर्स अगर ठीक समझेंगे तो जल्दी डिलीवरी भी करवा सकते हैं आपकी उस कंडीशन में। लेकिन अगर बेबी पूरी तरीके से ठीक है और किसी और वजह से जो पानी है वो कम हो गया है, तो उस कंडीशन में कई बार मदर अगर खूब सारा पानी पिए तो उससे भी कई बार पानी जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है एमनियो इन्फ्यूजन। ऐसे में डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक सलाइन सोल्यूशन एक पर्टिकुलर मात्रा में आपके एमनियोटिक सैक में पहुंचा देते हैं, जिससे कि जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा है वो थोड़ी बढ़ जाए। तो इस तरीके के इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। मेनली आपको अपने डॉक्टर की सलाह ही इसमें फॉलो करनी चाहिए। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।